नमस्कार दोस्तों। आज की यह सच्ची घटना एक ऐसी वारदात के बारे में है जिस केस में जब तक आरोपी को फांसी नहीं दी गई तब तक जनता का गुस्सा कम नहीं हुआ। लेकिन फांसी होने के कुछ समय बाद जब अपराधी से जुड़े कुछ ऐसे राज बाहर आने लगे जिसने जनता को दो हिस्सों में बांट दिया, जहां एक ओर कुछ लोग यह बोल रहे थे कि वह सच में अपराधी था, उसके साथ जो कुछ भी हुआ सही हुआ और उसे फांसी दिया जाना सही था, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वह बेकसूर था, किसी और ने उसको इस अपराध में फंसाया था। उसने यह अपराध नहीं किया था। लेकिन इस पूरी घटना के सच को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे और समाज में हो रही ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से जागरूक होते रहे, ताकि आप भी सतर्क रह सके। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के भवानीपुर इलाके में आनंद अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी थी और इस सोसाइटी की इमारत की तीसरी मंजिल पर एक खुशहाल परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया नागरदास पारेख थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम यशोमती बेन था। इनके दो बच्चे थे, एक बड़ा बेटा भवेश पारेख और एक बेटी हेतल पारेख। साल 1987 में यह परिवार गुजरात से भवानीपुर आकर रहने लगा था। नागरदास का ज्वेलरी का व्यापार था जो कि कोलकाता में बहुत अच्छा चल रहा था और उनकी बेटी हेतल पारेख वेल लैंड गोल्ड स्मिथ नाम के एक स्कूल में पढ़ने जाया करती थी जो बाजार कोलकाता में ही स्थित था। लेकिन पारेख परिवार के आनंद अपार्टमेंट्स में शिफ्ट होने से पहले ही सन 1987 में इस आनंद अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए एक सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट्स किया गया था। उसका नाम धनंजय चटर्जी था। उसका जन्म पश्चिम बंगाल के कुलदे नामक स्थान पर हुआ था और धनंजय ने 1987 में पारेख परिवार के शिफ्ट होने से पहले ही आनंद अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। धनंजय मॉर्निंग शिफ्ट में वहां पर ड्यूटी किया करता था, मतलब सुबह 6 बजे से शुरू करके दोपहर के 2 बजे तक उसकी ड्यूटी खत्म हो जाया करती थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उधर पारेख परिवार में भी सब कुछ सही चल रहा था। पिता नागरदास और उनका बेटा भावेश पारेख ज्वेलरी का बिजनेस संभाला करते थे। मां यशोमती बेन एक हाउसवाइफ थी और बेटी हेतल पारेख स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। इधर धनंजय की गार्ड की नौकरी भी ठीक चल रही थी और फिर साल 1989 में धनंजय ने एक लड़की से शादी कर ली। इस लड़की का नाम पूर्णिमा था। यह लड़की आंगनवाड़ी में काम किया करती थी। धनंजय ने पूर्णिमा से यह झूठ बोलकर शादी की थी कि वह बीएसएफ का एक जवान है, लेकिन शादी के बाद पूर्णिमा को पता चला कि धनंजय बीएसएफ का जवान नहीं है, बल्कि किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी, तो पूर्णिमा मजबूरन सब कुछ भुलाकर धनंजय के साथ खुशी खुशी रहने लगी। और अब सन 1990 का साल शुरू हो चुका था। नागरदास की बेटी हेतल पारेख 10वीं कक्षा में पढ़ा करती थी। मार्च महीने में उसका 10वीं बोर्ड्स का एग्जाम शुरू हो गया था। सुबह 7:30 बजे वह अपने घर से बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाती थी और दोपहर के 1 बजे तक एग्जाम खत्म होने पर वो घर लौट आती थी। लेकिन 2 मार्च को जब वह एग्जाम देकर अपने घर आती है तो अपनी मां को बताती है कि नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है वह मुझे गंदी नजरों से देखता है और गंदे गंदे कमेंट्स पास करता है। मां यशोमती बेन ने अपनी बेटी की इन बातों पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जब 3 मार्च को हेतल एग्जाम देकर घर लौटती है और फिर से अपनी मां को बताती है कि आज फिर से जब वह घर आ रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने गंदे तरीके से उसे साथ में पिक्चर देखने चलने के लिए कहा है। इस बार हेतल की मां यशोमती बेन को बहुत तेज गुस्सा आता है। शाम को जब हेतल के पिता नागरदास घर पर आते हैं तो हेतल की मां नागरदास को सारी बात बताती है, यानी जो कुछ हरकत सिक्योरिटी गार्ड हेतल के साथ कुछ दिनों से कर रहा था वह सब हेतल के पिता को बता देती है। और यह सब सुनकर नागरदास को बहुत गुस्सा आता है और नागरदास उसी समय सोसाइटी के हेड से सिक्योरिटी गार्ड की कंप्लेंट कर देता है। सोसाइटी की कमेटी कंप्लेंट को देखकर सख्त कदम उठती है और 4 मार्च को सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी का दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब 5 मार्च को नए सिक्योरिटी गार्ड को आनंद अपार्टमेंट्स में गार्ड की नौकरी के लिए आना था और धनंजय को किसी दूसरी बिल्डिंग में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। लेकिन जब 5 मार्च 1990 को धनंजय को कहीं और ड्यूटी पर जाना था, लेकिन धनंजय वहां ड्यूटी पर नहीं जाता।
और सुबह 6 बजे वह आनंद अपार्टमेंट्स में ही ड्यूटी करने आ जाता है और ड्यूटी शुरू कर देता है। इधर पारेख परिवार से भी सुबह ही नागरदास और उनका बडैढ़ा बेटा अपने काम के लिए चले जाते। सुबह 7:30 बजे तक हेतल भी अपने बोर्ड एग्जाम देने के लिए निकल जाती है और हेतल की मां घर पर ही थी। दोपहर को 1 बजे तक हेतल एग्जाम देकर के घर आ जाती है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हर रोज की तरह शाम के 5 बजे यशोमती बैन पास के ही एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। अभी शाम के 5 बज रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी की शिफ्ट दोपहर को 2 बजे ही खत्म हो जाती है। लेकिन अभी शाम के 5 बज गए थे और धनंजय अभी तक अपने घर नहीं गया था। नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी ड्यूटी के लिए अपार्टमेंट में आ चुके थे, यानी धनंजय इस समय ऑन ऑफ ड्यूटी था। उसने गार्ड रूम में अपनी यूनिफॉर्म को उतार कर अपने घर वाले कपड़े पहन लिए। उस समय उसने क्रीम कलर की शर्ट पहनी थी। अगर सही टाइमिंग की बात करें तो 5:20 पर हेतल की मां मंदिर गई थी और सिक्योरिटी गार्ड धनंजय ने उनको इसी समय जाते देखा था। 5:25 पर धनंजय अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि मैं बिल्डिंग की 3री मंजिल पर किसी काम से जा रहा हूं और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। दूसरे गार्ड ने जब 3री मंजिल पर जाने की वजह पूछी तो धनंजय ने बताया कि मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद धनंजय लिफ्ट से बिल्डिंग की 3री मंजिल पर चला जाता है और हेतल पारेख भी इसी 3rd फ्लोर पर ही रहा करती थी। सन 1990 के समय हर किसी के पास टेलीफोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी, लेकिन हेतल पारेख के घर पर एक टेलीफोन था। तो 5:25 पर धनंजय लिफ्ट से बिल्डिंग की 3री मंजिल पर जाता है, लेकिन तभी उसकी सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर आनंद अपार्टमेंट में आ जाता है और वो नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से पूछते हैं कि आज नया गार्ड ड्यूटी के लिए आने वाला था, तो मॉर्निंग शिफ्ट में नए गार्ड ने रिपोर्ट किया था। क्या तो नाइट शिफ्ट वाला गार्ड बताता है कि नहीं सर, वो तो नहीं आया था, अभी तक सुबह की ड्यूटी तो धनंजय कर रहा है। तो मैनेजर उससे पूछता है कि धनंजय कहां पर है, तो गार्ड उन्हें बताता है कि धनंजय तो 3rd फ्लोर पर कुछ काम से गया है। मैनेजर उसको बुलाने के लिए कहता है। फिर नाइट गार्ड बिल्डिंग से बाहर निकलकर नीचे से धनंजय को आवाज लगाता है, तो धनंजय 3री मंजिल की एक खिड़की से चिल्लाकर कहता है कि ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूं। और धनंजय 5:45 पर लिफ्ट से नीचे आ जाता है। मैनेजर उसको पास बुलाता है और बाहर जाते हुए धनंजय से पूछता है कि तुमको तो आज कहीं और ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना था, तुम वहां ड्यूटी के लिए क्यों नहीं गए? धनंजय बताता है कि कुछ जरूरी काम की वजह से वह नहीं जा पाया, लेकिन वह मैनेजर को बोलता है कि वह कुछ ही दिनों में दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। फिर मैनेजर वहां से चले जाते हैं और 5:50 के आसपास हेतल पारेख की मां मंदिर से अपने घर लौट आती है और अपने अपार्टमेंट की डोर बेल बजाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर जब कई बार बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, तो हेतल की मां दरवाजे को जोर जोर से पीटती है। यह सब करने के बाद भी अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। दरवाजा तो अंदर से लॉक था। वह अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज देती है। आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सभी लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे दरवाजा टूट जाता है और हेतल की मां घर के अंदर जाती है। घर के अंदर का सारा सामान यहां वहां बिखरा पड़ेढ़ा था। फिर मां हेतल के रूम में जाती है और देखती है कि उसकी बेटी हेतल पारेख खून से सनी हुई पड़ी थी। शरीर पर चोटों के निशान थे और उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। हेतल की मां ने तुरंत अपने पति नागरदास को फोन करके हेतल के बारे में बताती है। नागरदास और हेतल का बड़ड़ा भाई तुरंत अपने घर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में यह बात पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है। फिर रात के 9 बजे पुलिस आनंद अपार्टमेंट में आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस पूरे घर की छानबीन करती है। छानबीन करते समय एक क्रीम कलर का शर्ट का बटन मिलता है। पुलिस को बटन के अलावा और भी सबूत मिलते हैं, जैसे खून के सैंपल फटे हुए कपड़े। फिर 6 मार्च को पुलिस आकर लोगों से इस वारदात के बारे पूछताछ करती है। तब हेतल के पिता बताते हैं कि उनकी बेटी को धनंजय नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड कुछ दिनों से परेशान कर रहा था और मैंने उस गार्ड के खिलाफ सोसाइटी में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उस गार्ड का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह कर दिया गया था और 5 मार्च को उसको दूसरी जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो दूसरी जगह नहीं गया और यहीं पर रुका रहा। हेतल के पिता बताते हैं कि उन्हें इसी गार्ड पर शक है और इस घटना के पीछे उसका ही हाथ होगा। फिर पुलिस की एक टीम धनंजय को ढूंढने जाती है
और जब हेतल की मां से पुलिस पूछताछ करती है तो हेतल की मां भी वही सब बताती है जो हेतल के पिता ने बताया था। साथ में वो यह भी बताती है कि जब मैं कल शाम को मंदिर से पूजा करके अपने घर वापस आई तो लिफ्टमैन ने मुझे बताया था कि उसने धनंजय को मेरे अपार्टमेंट यानी कि 3rd फ्लोर की तरफ जाते हुए देखा था। हेतल की मां ने यह भी बताया कि उनके घर से एक घड़ी भी चोरी हुई है। शायद धनंजय ने घर से निकलते समय घड़ी को चुरा लिया होगा। फिर पुलिस जब लिफ्टमैन से पूछताछ करती है तो वह कहता है कि मैंने कल शाम को 5:45 पर धनंजय को हेतल के अपार्टमेंट में नहीं बल्कि उसको लिफ्ट से नीचे आते समय देखा था। पुलिस लिफ्टमैन से धनंजय के ऊपर जाने का समय पूछती है तो लिफ्टमैन बोलता है कि मैंने उसको ऊपर जाते समय नहीं देखा था, उस समय मैं वॉशरूम करने चला गया था। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हेतल की मां ने पुलिस को अपने बयान में यह बताया था कि उनसे लिफ्टमैन ने कहा था कि धनंजय को उसने अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर जाते हुए देखा था। लेकिन यहां लिफ्टमैन पुलिस को खुद यह बोल रहा है कि धनंजय जब 3rd फ्लोर पर आया था तो यह वॉशरूम के लिए चला गया था। इसका मतलब यह है कि हेतल की मां पुलिस को झूठ बोल रही थी। फिर पुलिस नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है और यह गार्ड बताता है कि 5:25 पर धनंजय 3rd फ्लोर पर गया था। उसी समय हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर यहां पर आ गए तो मैंने धनंजय को ऊपर से नीचे आने के लिए आवाज लगाई थी। उस समय 5:45 हो रहे थे और धनंजय आवाज देने के तुरंत बाद नीचे आ गया था। फिर पुलिस मैनेजर को आनंद अपार्टमेंट में बुलाती है और उससे पूछताछ की जाती है। धनंजय के बारे में उन्होंने बताया कि 5 मार्च को धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाना था, लेकिन वह नई जगह ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए नहीं गया क्योंकि उसको कुछ पर्सनल काम था। उसके घर पर किसी छोटे बच्चे की जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम था और 5 मार्च की शाम को उसे अपने गांव के लिए निकलना था। वह सुबह ही अपना बैग पैक करके ड्यूटी पर बैग को लेकर आया था कि यहीं से ड्यूटी खत्म करके अपने गांव निकल जाएगा। लेकिन गांव के लिए निकलने में अभी थोड़ा समय था तो कुछ समय के लिए वह आनंद अपार्टमेंट की बिल्डिंग में ही रुक गया था। फिर उसके बाद वह अपने गांव निकल गया। यहां दूसरी तरफ हेतल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि हेतल के शरीर पर चाकू के निशान थे, लेकिन चाकू से वार करने से पहले हेतल का गला घोंटा गया था। डॉक्टर को शारीरिक संबंध बनाए जाने के भी निशान मिले थे। चाकू के अलावा और भी इंजरी के निशान हेतल के शरीर पर मिले थे। 5 मार्च को यह घटना होने के 2 महीने बाद 12 मई को पुलिस धनंजय को उसके गांव से अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस धनंजय के पूरे घर की तलाशी लेती है। घर की तलाशी में पुलिस को क्रीम कलर की शर्ट भी मिलती है जिसे धनंजय ने घटना वाले दिन पहना था और पुलिस को वह घड्डी मिलती है जो परिक परिवार के घर से चोरी हुई थी। अब आप लोगों के दिमाग में यह कहानी घूम रही होगी कि धनंजय बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर गया होगा, उसने हेतल की हत्या की होगी और जब उसकी शर्ट पर खून के धब्बे लगे होंगे तो उसने अपने कपड़े बदल लिए होंगे। इसीलिए वह अपने कपड़ों का बैग उस दिन साथ लेकर आया था ताकि अपने कपड़े बदलकर वहीं से भाग सके। इसके बाद उसने घड़ी चोरी की होगी और फिर ये सब करके धनंजय नीचे आ गया होगा। यही कहानी उस समय सोसाइटी के लोगों की जबान पर थी और यही कहानी मीडिया तथा न्यूज़पेपर में भी चल रही थी और सब लोगों को यही लग रहा था कि धनंजय ने पहले तो हेतल के साथ रेप किया होगा और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जनता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने 16 साल की लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी थी। लोग धनंजय को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद यह केस कोलकाता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। फिर जांच एजेंसी धनंजय के खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है। उस पर कत्ल, रेप और चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। पुलिस को जो भी सबूत क्राइम सीन से मिले थे वह सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, मतलब कि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस पुलिस को नहीं मिला था। कोई भी डायरेक्ट विटनेस भी नहीं था जिसने धनंजय को हेतल के अपार्टमेंट के अंदर जाते हुए देखा हो। क्राइम सीन से जो चेन मिली थी वह भी पड़ोस में काम करने वाले एक नौकर की थी और पुलिस को जो क्रीम कलर का बटन हेतल के रूम से मिला था वह धनंजय के घर से मिली। क्रीम कलर की शर्ट से मैच कराया जाता, लेकिन फॉरेंसिक टीम भी स्पष्ट नहीं बता पा रही थी कि यह बटन धनंजय की शर्ट का है या नहीं। और फिर अलीपुर सेशन कोर्ट में धनंजय के ऊपर मुकदमा शुरू होता है और जितने भी गवाह थे वो सब के सब कोर्ट में जाते ही अपने बयान से पलट जाते हैं।
और धनंजय के खिलाफ गवाही देते हैं। पड़ोस में काम करने वाला नौकर, जिसकी चैन पुलिस को हेतल के घर में मिली थी, वो आदमी कहता है कि मैंने ये चैन धनंजय को तोहफे में दी थी और वारदात वाले दिन वो चेन धनंजय के गले से हेतल के घर में गिर गई होगी। बाकी सब गवाह भी ऐसे ही धनंजय के खिलाफ अपनी अपनी कहानी सुनाते जैसे उन सभी को पूरा विश्वास हो कि धनंजय ने ही हेतल का खून किया है। और फिर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी इन गवाहों की दी गई गवाही के आधार पर ही तैयार की थी। धनंजय चटर्जी बार बार अदालत में कह रहा था कि उसने ये सब नहीं किया उसने हेतल की हत्या नहीं की है, और वो कह रहा था कि वो किसी की हत्या करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इधर अलीपुर सेशन कोर्ट में सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी जाती इसके बाद यह केस कोलकाता हाई कोर्ट में जाता वहां से भी धनंजय को फांसी की सजा सुनाई जाती फिर यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ऊपर सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट भी यह कहता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी ने इस तरह का अपराध किया सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस में धनंजय को फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन उस समय भी धनंजय सभी लोगों को यही कहता रहा कि वह बेकसूर है, उसने हेतल का खून नहीं किया है। इसके बाद 25 जून 2004 को फांसी दिए जाने की तारीख तय की जाती है, लेकिन 24 जून को धनंजय ने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन भेज दी, जिस कारण से फांसी की तारीख को कुछ दिन आगे खिसकाया जाता लेकिन कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट अपराध की सांगीनता को देखते हुए धनंजय की मर्सी पिटीशन को खारिज कर देते ये तो जाहिर सी बात थी कि जिस व्यक्ति ने 16 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत की है, उसको माफी नहीं दी जा सकती थी। इसके बाद फांसी की तारीख, टाइम और जगह तय की जाती है 15 अगस्त सन 2004 को सुबह के 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी जाना तय हुआ। अब 15 अगस्त 2004 की सुबह 4 बजे के आसपास धनंजय को जेल स्टाफ वाले उठाते हैं, उसे नहलाया जाता है, नए कपड़े भी पहनाए जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले धनंजय को फांसी वाली जगह पर ले आते हैं, फांसी के लिए ले जाते समय धनंजय पुलिस वालों से पूछता भी है कि क्या मेरे मरने के बाद भी ये केस चलेगा, क्या और जो असली अपराधी उसे सजा होगी या नहीं। तो कोई भी पुलिस वाला उसके इन सवालों का जवाब नहीं देता और अब पुलिस वाले धनंजय को लेकर फांसी वाले कमरे में पहुंचते हैं और सारी औपचारिकताएं पूरी की जाती है। वहां पर डॉक्टर्स भी उपस्थित थे। धनंजय को फांसी दिए जाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। धनंजय अपने आखिरी वक्त में भी वहां खड़े लोगों से यही कहता कि मैं गुनहगार नहीं हूं और मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे इस अपराध में फंसाया गया है। इसके बाद सुबह के 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय को फांसी दे दी गई। कुछ देर में डॉक्टर्स ने भी कंफर्म कर दिया कि धनंजय की मौत हो चुकी है। इसके बाद धनंजय की बॉडी को फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाता है। धनंजय की बॉडी को लेने के लिए उसके परिवार से भी कोई नहीं आया, तो जेल अथॉरिटी ने ही धनंजय का अंतिम संस्कार कर दिया। अब यह केस भी धनंजय की फांसी के साथ ही खत्म हो चुका था। अब सभी लोगों को शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जनता अब इस केस को अपराधी के एंगल से देख रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि इस केस को धनंजय के एंगल से भी देखा जाए। धनंजय ने एक इंटरव्यू में लोगों को यह बताया था कि वह उस दिन 3rd फ्लोर पर गया तो था, लेकिन वह हेतल पारेख के घर की तरफ नहीं गया था, बल्कि सोसाइटी के लोग उसे कभी कभी छोटे मोट काम के लिए बुला लिया करते थे। किसी की कोई भी चीज खराब होने पर वह उसे ठीक कर दिया करता था। और धनंजय इंटरव्यू में यह भी लोगों को बताता है कि उसने कभी हेतल के साथ बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि वह तो सोसाइटी में किसी से बात भी नहीं किया करता था। जब कोई उसे किसी काम के लिए बुलाता जाता था, तभी वह उनसे बात किया करता था। लेकिन एक और कहानी कई साल बाद सामने आई, जब इंडियन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस को स्टडी करके कुछ नए सबूत सामने रखे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धनंजय की शर्ट पर खून का कहीं कोई निशान नहीं था। इन मामले में उंगलियों के निशान बहुत जरूरी सुराग होते हैं, लेकिन पुलिस को घटना स्थल पर और हेतल के शरीर से धनंजय के कोई निशान या कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले थे। हेतल की बॉडी पर चाकू से 21 वार किए गए थे, लेकिन वह चाकू भी अदालत में कभी पेश नहीं किया गया। और गवाहों में भी पहला गवाह एक दूसरा गार्ड था, जिसने यह बताया था कि 5:45 पर उसने धनंजय को आवाज दी थी। तो धनंजय ने तीसरी मंजिल से नीचे झांक के देखा था
एक और व्यक्ति था, और वो था लिफ्टमैन, जिसने पहले इस बात पर हामी भरी थी, लेकिन बाद में वह अपनी बात से पलट जाता है। उसने यह बयान दिया था कि उसने धनंजय को 5:45 पर नीचे आते हुए तो देखा था, लेकिन बिल्डिंग में ऊपर जाते हुए नहीं देखा था। दोनों गवाहों की बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। दूसरा गार्ड बता रहा था कि मैनेजर के आने पर जब उसने धनंजय को आवाज दी तो धनंजय ने तीसरे माले से नीचे देखा था, जबकि सभी मालों पर लोहे की फैंस लगी थी। यानी अगर वहां से कोई नीचे झांके तो नीचे वाला व्यक्ति उसे नहीं देख सकता था। हेतल की मां और सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा बताया था कि हेतल की मां 5:20 पर मंदिर पूजा करने के लिए निकली थी, जबकि लिफ्टमैन पुलिस को यह बताता है कि तब समय 4:10 हो रहा था, और गवाहों के बताए अनुसार धनंजय 5:20 पर बिल्डिंग में हेतल वाले तिसारे फ्लोर पर गया था, और 5:45 पर वह बाहर भी आ गया। यानी इस पूरे अपराध को करने के लिए धनंजय के पास सिर्फ 20 मिनट का ही समय था, और इतने काम समय में उसने अपना नाम पुकारे जाने पर बाहर निकलकर नीचे झांककर दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को जवाब भी दे दिया था। और इसके अलावा धनंजय के घर से मिली घड़ी को लेकर भी बहुत सवाल उठाए गए, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में और भी बहुत सारी कीमती चीजें थीं, लेकिन सिर्फ घड़ी ही गायब हुई थी। और जांच में चोरी हुई घड़ी और धनंजय के घर से तलाशी के दौरान बरामद हुई घड़ी के सीरियल नंबर भी आपस में मैच नहीं हुए थे। और फॉरेंसिक एविडेंस के मुताबिक हेतल के अंडरगारमेंट्स में वीर्य के निशान पाए गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं करवाया। घटनास्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात थी, लेकिन रेप किए जाने या जबरदस्ती की कोई बात नहीं बताई गई थी। एक सवाल यह भी उड़ रहा था कि अगर हेतल को धनंजय ने छेड़ा था तो हेतल ने उसे घर के अंदर क्यों आने दिया था। इसके अलावा जब हेतल की मां मंदिर से घर पहुंचती है तब घर का दरवाजा अंदर से बंद था। अब सोचने वाली बात यह है कि बाहर निकलकर धनंजय दरवाजा अंदर से कैसे बंद कर सकता था, और हेतल तो खुद मर चुकी थी, तो वो दरवाजा कैसे लगा सकती थी। एक और बात यह भी बाद में पता चली थी कि जिस गार्ड ने धनंजय के खिलाफ अदालत में गवाही दी थी, धनंजय ने उसी गार्ड के खिलाफ अपने सुपरवाइजर से शिकायत की हुई थी। ऑफिशियल कहानी के अनुसार देखे तो हेतल का मर जाने के बाद उसकी मां उसे हॉस्पिटल लेकर गई, जबकि हेतल तो पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को इस चीज के बारे में 3 घंटे बाद क्यों बताया गया, इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया। सुनवाई के बाद हेतल की मां ने शहर किस कारण से छोड़ दिया, और कई बार हेतल की मां ट्रायल में भी अनुपस्थित रहा करती थी, और फिर कुछ ही समय बाद हेतल के पिता और हेतल के भाई ने भी शहर छोड़ दिया था। धनंजय के खिलाफ की गई जिस शिकायत की बात अदालत में की गई थी, उसकी कॉपी कभी कोर्ट में नहीं दिखाई गई थी। जिन सबूतों को अदालत में पेश किया गया था उन पर किसी चाय वाले के हस्ताक्षर थे। इन सब दलीलों के बाद भी कुछ लोग धनंजय को मिली फांसी से सहमत थे, जो कि गलत नहीं है। यह बिल्कुल मुमकिन है कि इस अपराध में धनंजय दोषी था, लेकिन एक बात हम सबको समझना जरूरी है कि न्याय प्रणाली इंसानों का गया एक कंसेप्ट है। इसका मतलब इसके आधार पर यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या कोई अपराध करता है तो उसे इस न्याय प्रणाली के अनुसार ही सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इंसान झूठ भी बोलता है, इसलिए किसी के कह देने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता है। इसलिए सजा देने और न्याय दिलाने के लिए न्याय प्रणाली का निर्माण किया गया था। यदि इस न्याय प्रणाली का पालन ठीक प्रकार से ना किया जाए तो अपराधी बचकर भी निकल सकते हैं और किसी बेगुनाह को सजा भी हो सकती है। चूंकि कानूनी प्रणाली इंसानों की बनाई गई ही एक व्यवस्था है, इसलिए गलतियां होना लाजमी है, क्योंकि इंसान की बनाई गई हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए कानून का मूल भाव यह माना गया कि गलती से कोई अपराधी छूट जाए यह एक बार को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा हो जाए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। और फांसी दिए जाने के मामले में तो यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आम सजा में गलती हो जाने पर व्यक्ति को रिहाई या हर्जाना मिल सकता है और वह व्यक्ति बाहर आ सकता है, लेकिन फांसी में यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर आप उसे वापस नहीं ला सकते, मतलब उस व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते।
है। इसीलिए फांसी की सजा देते समय ये विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि मामला रेयरेस्ट ओन ऑफ द रेयर हो और कोई भी लॉजिक का सवाल बाकी ना रहे। साथ ही हर एक सबूत की ठीक तरह से जांच की जाए जिससे कि सही निर्णय लिया जा सके। बाकी धनंजय के केस में सारे सबूतों को ठीक से देखकर निर्णय लिया गया या नहीं, या इसमें कोई संदेह है, ये आप स्वयं तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं के जरिए जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी की गई मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ। सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।